नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, ये हमारा झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी का पहला क्लास है और आज के इस क्लास में हम लोग वर्ण विचार और अक्षर के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए क्लास को जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे और सिर्फ वही सब चीज़ बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में देखा जा सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में जो पूछा जा सकता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वर्ण विचार के बारे में। दोस्तों, वर्ण विचार कहने का मतलब है जिसमें हम लोग वर्ण के बारे में यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, एक उच्चारण और दूसरा लेखन के आधार पर। ठीक है, वर्णों की जो गणना है वो 2 आधार पर की जाती है, एक उच्चारण और दूसरा लेखन के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में लेखन के आधार पर वर्णों की जो संख्या है वो आपका 52 है। ठीक है, 52 है आपका यहाँ पे वर्णों की संख्या। अब कौन कौन से हैं ये आपको देखिए, 11 स्वर है, उसके बाद 35 जो है वो यहाँ पे आपके व्यंजन वर्ण होते हैं, उसके बाद 4 जो है वो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवा होते हैं। इन सभी को मिलाकर हमारे पास कुल जो है वो 52 वर्ण आपके हिंदी वर्णमाला में होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्वर में कौन कौन से 11 व्यंजन आते हैं। अ अमेकर आ, हर्षय दुर्घय उ, ठीक है, उसके बाद री ए आय ओ आओ। तो ये सब जो है वो यहाँ पे 11 जो है वो स्वर वर्ण है। इसके अलावा अयोगवाह में आपका अंग और अह आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होगी, बस एक बार जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा। उसके अलावा आप जानते हैं कि 35 व्यंजन में आपका कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, कवर्ग में आपका क से अंगा तक, चवर्ग में च से न तक, उसी तरह टवर्ग वाला पाँचों आपका आ जाता है, त में भी पाँचों आ जाता है और पवर्ग में भी आपका पाँचों आ जाता है। तो इस तरह स्पर्श व्यंजन आपका यहाँ पे 25 हो गया। एवं 4 जो है वो यहाँ पे आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो कि य र ल व होते हैं। ठीक है, उष्म व्यंजन भी आपके यहाँ पे 4 होते हैं। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जैसे कि ये सब का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि 6 आपका संयुक्त व्यंजन है, तो कौन कौन से वर्णों को यहाँ पे मिला करके 6 जो है वो बना है। ठीक है, उसी तरह त्र यहाँ पे जो है वो कौन कौन से वर्ण मिलकर यहाँ पे बना है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ज्ञा हो गया और स्र हो गया, तो ये सब कौन कौन से वर्णों के मेल से बना है ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे द्विगुण व्यंजन, जिसका दूसरा नाम जो है वो उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अक्सर जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से पूछा जाता है, क्योंकि द्विगुण व्यंजन के बारे में तो सबको जानकारी होती ही है, लेकिन इसका दूसरा नाम जो है वो उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में अधिकांश स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता नहीं होती है। तो कौन से 2 वर्ण होते हैं ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, ड और ढ। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइड में, ध्वनि सबसे छोटा जो इकाई होता है, ध्वनि या फिर वर्ण कह लीजिए। उसके बाद ध्वनियों या फिर वर्णों के मेल से जो बनता है वो उसको हम लोग अक्षर कहेंगे। उसके बाद अक्षर के बाद जो है वो आपका पद बनता है, यानी कि जिसको हम लोग शब्द भी कहते हैं। शब्द के बाद आपका पदबंध होता है एवं उसके बाद आपका उपवाक्य और उसके बाद आपका जो है वो वाक्य बनता है। तो इसका आपको क्रम पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम बस वही सब चीज़ को इंक्लूड किए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये सब पॉइंट को आपको याद रखना है। दोस्तों, हिंदी में वर्णों की संख्या, तो देखिए हिंदी में जो वर्णों की संख्या होती है इसके बारे में कुछ विद्वान ने अपना अपना यहाँ पे मत दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें किशोरीदास वाजपेयी, तो किशोरीदास वाजपेयी के अकॉर्डिंग जो है वो हिंदी में 43 वर्ण होते हैं। उसके अलावा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में आपके 46 वर्ण होते हैं। उसके अलावा अगर तीसरा बात करें तो उदय नारायण तिवारी के अनुसार यहाँ पे 51 वर्ण होते हैं। एवं धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार आपका 53 जो है वो यहाँ पे वर्ण होते हैं। तो ये 4 जो है वो इम्पोर्टेंट हिंदी के दाता हैं कह सकते हैं, इनके द्वारा जो है वो यहाँ पे वर्णों को क्लासिफाइड किया गया है। तो इन चारों को आपको पता होनी चाहिए कि किसके अकॉर्डिंग वर्णों की संख्या
कितनी है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब हम लोग देखिए, पहले हम लोग बात की कि वर्तमान लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या। अब हम लोग जानते हैं कि उच्चारण के स्थान पर स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, यानी कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों उच्चारण के स्थान पर स्वर और व्यंजन की संख्या जो है वो 45 होती है। स्वर वर्ण 10 होते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या है कि जैसे कि आप लोग देखें यहाँ पे कि 11 स्वर होता है, लेकिन ये तो आपका लेखन के आधार पर होता है। उच्चारण के स्थान पर आपका यहाँ पे री को जो है वो हटा दिया गया है, तो यहाँ पे 11 में से 1 हटा देंगे तो 10 बचेगा। तो उसी तरह यहाँ पे जो है वो स्वर 10 हो गया। व्यंजन आपका यहाँ पे 33 होता है, द्विगुण आपका 2 होता है, ठीक है। और ये सब यहाँ पे टोटल मिला के अगर बात करें तो यहाँ पे 45 हो जाता है। उसके अलावा और ध्यान में आपको रखना है कि 25 + 2 यानी कि आपका यहाँ पे 2 स्पर्श व्यंजन है, 4 ऊष्म व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो ये सब आपको पता होगा, पहले भी मैंने बात किया कि ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। लेकिन ये आपका था लेखन के आधार पर, और अब ये जो है वो आपका है यहाँ पे उच्चारण के स्थान पर। अब ये तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे वर्ण विचार में याद रखनी है। तो एक चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर और व्यंजन की संख्या 46 होती है। मैंने पहले आपको बताया, लेकिन 46 तो होती है, इसके अंतर्गत आपका स्वर 13 स्वर होता है, 33 व्यंजन होता है, और इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे 46 जो है वो स्वर होते हैं। अब 13 जो स्वर होते हैं वो आपका कौन कौन से होते हैं, तो 11 स्वर के बारे में आपको पता है। इसमें 2 और ऐड कर दिया जाता है, जिसको अंग और आ, ठीक है, इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। 33 व्यंजन होते हैं, इनमें कौन कौन सा शामिल है, तो 25 स्पर्श यानी कि कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, ये सब जो होते हैं ये सब आपका 25 स्पर्श हो जाते हैं। उसके अलावा 4 ऊष्म होते हैं, 4 अंतस्थ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे 33 आपका जो है व्यंजन वर्ण हो जाता है। और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि परंपरागत, मूलता या फिर सामान्यता, अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए मूलता जो है वो स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको यहाँ पे 13 राइट आंसर करना है, ठीक है। सामान्यता या फिर परंपरागता, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी शब्द देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पे स्वरों की संख्या जो है वो 13 करना है। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्णमाला। देखिए वर्णमाला यहाँ पे जो है वो उसको 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर वर्ण में और व्यंजन वर्ण में। स्वर वर्ण आपका 11 हो गया, व्यंजन वर्ण आपका 39 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको जो बांटा गया है वर्णमाला को, तो मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। वर्णमाला को जो है वो मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक स्वर में और दूसरा व्यंजन में, ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद स्वर वर्ण को फिर आगे चलकर मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक ह्रस्व या फिर मूल स्वर, उसके अलावा दूसरा जो है वो आपका दीर्घ स्वर, और तीसरा आपका है यहाँ पे प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है। तो ह्रस्व स्वर, जिसको हम लोग दूसरा नाम मूल स्वर भी कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं और इसकी संख्या कितनी है, तो दोस्तों ह्रस्व स्वर में जो है वो आपका 4 वर्ण आते हैं। अ हो गया, ई, ओ और री, ये चारों आपको ध्यान में रखना है। ये सब आपका ह्रस्व स्वर हो गया, जिसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और चीज़ें ध्यान में रखना है कि उदासीन स्वर पूछा जा सकता है आपको कि उदासीन स्वर किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी होती है। तो उदासीन स्वर आपका 1 होता है, कौन सा, अ होता है, ठीक है। प्राकृतिक स्वर कौन सा है, इसकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आ हो गया, ई और उ, ये आपका प्राकृतिक स्वर है और इसकी संख्या 3 होती है। अब दीर्घ स्वर क्या है, यानी कि जिसके उच्चारण में लंबा समय लगता हो, तो दीर्घ स्वर आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो अमेकर आ हो जाते हैं, ई हो जाते हैं, उ, ए, आई, ओ, आओ, तो ये सब आपका जो है वो दीर्घ स्वर है। अब यहाँ पे और चीज़ें क्या क्या आपको पता होनी चाहिए कि सजातीय स्वर या फिर मूल दीर्घ स्वर पूछा जा सकता है, कि बताना है आपको कि सजातीय स्वर किसे कहते हैं या फिर मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो अमेकर आ हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, ये सब आपका जो है वो सजातीय स्वर है।
उसके अलावा पूछा जा सकता है आपको कि विजातीय स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है। तो यहाँ पे ये जो चारों दिख रहे हैं ए आई ओ आओ, ये सब आपका विजातीय स्वर है, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो संयुक्त स्वर भी है, राइट। तीसरा जो टाइप है वो है आपका प्लुप्त स्वर, ठीक है। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको पता होगा कि पुराने समय में जैसे है राम को जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता था, ठीक है। आज भी आपको पता होगा कि ओम जो है वो जिस तरह आज हम लोग लिखते हैं ओम को, पहले आपका जो है वो ओ ड जैसा बना दिया जाता था और यहाँ पे लिखा जाता था। तो ये जो स्वर है आपको इसी को यहाँ पे जो है वो प्लुप्त स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे स्वर वर्ण के अंतर्गत ध्यान में रखना है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको कंफ्यूज कर सकती है। ज़्यादातर इसको जो प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा, बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, तभी आपको याद होगा। और ये केवल आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ही काम नहीं आएगा, आगे चलकर आप कोई भी एग्जाम दोगे जिसमें आपको हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से प्रश्न तो जरूर बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि नोट्स है जो कि बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक वे में मेहनत के साथ तैयार किया गया है। अब व्यंजन वर्ण के बारे में बात करते हैं। व्यंजन वर्ण के बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया कि 39 है। अब स्पर्श व्यंजन, इसके अंतर्गत सबसे पहले 25 जो है वो स्पर्श व्यंजन आते हैं। अब 25 जो स्पर्श व्यंजन आते हैं इनमें से कौन कौन से हैं? तो कंठीय व्यंजन पहला, जिसको हम लोग कवर्ग भी कह सकते हैं। तालव्य व्यंजन, जिसको हम लोग यहाँ पे चवर्ग भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि चवर्ग वाले जो व्यंजन होते हैं दोस्तों, उसको हम लोग संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आपका मूर्धन्य व्यंजन हो गया, जिसको हम लोग टवर्ग के नाम से भी जानते हैं, और टवर्ग में आपका ये पांचों आ गया। चौथा आपका दंतव्य व्यंजन हो गया, जिसको हम लोग तवर्ग के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पे ये जो है वो त थ द ध न हो गया। ओष्ठ्य व्यंजन, ओष्ठ्य व्यंजन का दूसरा नाम पवर्ग हो गया, और पवर्ग में आपका प फ ब भ म, ये पांचों जो है हो गया, ठीक है। इस तरह आपका यहाँ पे स्पर्श व्यंजन तो 25 हो गया। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपका 4 हो गया, यर अलावा। उसमें व्यंजन आपका स है, यानी कि तीनों जो स है वो हो गया और एक ह हो गया। उसी तरह आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। पहले पेज में जो है मैंने आपको इसके बारे में बताया, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में। उसके अलावा और एक है आपका यहाँ पे द्विगुण व्यंजन ड और ढ, ठीक है, जिसको हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ पे जो है वो टोटल 39 व्यंजन हो जाते हैं और 11 जो है वो स्वर वर्ण हो जाते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है वर्णों के अंतर्गत? तो व्यंजनों के बीच की कड़ी अयोगवा को कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि व्यंजनों के बीच की कड़ी जो है वो किसे कहा जाता है? अयोगवाह को, ठीक है, अयोगवाह को। अयोगवाह में 2 वर्ण आते हैं आपका अंग और अ, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अयोगवाह को असंगत वर्ण भी कहा जाता है। दूसरा नाम से पूछा जा सकता है कि असंगत वर्ण किसे कहते हैं? तो अयोगवाह को। अयोगवाह को देखिए, अयोगवाह जो है वो ना तो आपका स्वर है और ना ही व्यंजन है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि अयोगवाह इनमें से कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इस तरह का ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे दोनों जो है वो वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो अयोगवाह जो है वो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, ठीक है। अंग यानी कि ये आपका अनुस्वार है और ये आपका जो है वो विसर्ग है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। संघर्षी वर्ण के बारे में मैंने आपको बताया कि स्पर्श संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं? चवर्ग वाले को जो है वो आपको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी वर्ण के बारे में बात किया जाए तो संघर्षी व्यंजन जो है वो आपका उसमें व्यंजन का ही दूसरा नाम है, और इसके अंतर्गत आपका स, तीनों स आ जाता है और ह आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है? प्राणत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार, ठीक है, प्राणत्व के आधार पर वर्ण के प्रकार। तो पहला है आपका महाप्राण, यानी कि देखिए प्राणत्व के आधार पर वर्ण के जो है वो 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। एक महाप्राण और दूसरा होता है अल्पप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में मुंह से जो है वो अधिक वायु निकलती है, ठीक है, अधिक वायु निकलती है मुंह से, नाक से जिसके उच्चारण में, ठीक है, यानी कि जिसके उच्चारण से जो है वो मुंह से या फिर नाक से जो है वो अधिक वायु निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और इसकी जो संख्या है वो आपका देखिए सभी वर्ग के दूसरा, चौथा वर्ण तथा उसमें व्यंजन।
तो देखिए जितना भी वर्ग मैंने आपको बताया, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया या फिर प वर्ग हो गया, तो यहाँ पे सभी जो वर्ग हैं उनके दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, यानी कि दूसरा या फिर चौथा वर्ण, यानी कि दूसरा जो है ख, फिर च वर्ग में छ, ट वर्ग में ठ, उसी त वर्ग में थ और प वर्ग में फा। तो उसी तरह दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण यानी कि घ, झ, ढ, थ और भ हो गया, ठीक है। तो ये सब आपका जो है वो यहाँ पे महाप्राण कहलाएगा, ठीक है, महाप्राण जो है वो कहलाएगा। और इसके अलावा उसमें व्यंजन जो है वो आपका यहाँ पे महाप्राण के अंतर्गत आएगा। उसमें व्यंजन में आपका तीनों स और एक ह आता है, ठीक है। अब दूसरा जो है वो आपका है अल्पप्राण, जिसके उच्चारण से क्या होता है, कम वायु निकलती है, ठीक है, मुंह से। तो अब यहाँ पे इसकी जो संख्या है वो आपका क्या है, तो सभी वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा तथा जितने भी स्वर वर्ण है और अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ वर्ण है, तो ये सब आपका जो है वो अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। तो इतना चीज़ें आपको यहाँ पे जो है वो दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि घोषत्व के आधार पर जो है वो वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसके आधार पर जो है वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। घोष वर्ण का दूसरा नाम अगर हम बात करें तो यहाँ पे सघोष भी इसे कहा जाता है, ठीक है। घोष वर्ण को दूसरा नाम से सघोष के नाम से भी यहाँ पे पुकारा जाता है। अब घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो, ठीक है, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो उसे हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे या फिर सघोष वर्ण कहेंगे। उसी तरह जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो उसे हम लोग अघोष वर्ण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा वर्ण आपका घोष वर्ण है, कौन कौन सा वर्ण आपका अघोष वर्ण है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न जो है वो आपका यहीं से बनता है। तो घोष वर्ण, तो प्रत्येक जो वर्ग है उसका आपका तृतीय, चतुर्थ और पंचम, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कवर्ग में, तो कवर्ग में अगर हम लोग बात करें तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आपका घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जितने भी स्वर वर्ण हैं यहाँ पे आप देख सकते हो वो आपका यहाँ पे घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। पहला आपका ये हो गया वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे आपका जितने भी स्वर वर्ण हैं वो आपका घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। और तीसरा आपका यहाँ पे य, र, ल, व, ह, ये आपका पाँच, ठीक है, ये आपका जो है वो पाँचों, ये यहाँ पे जो है वो घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो इतना चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4 और 1, 5, ठीक है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में कौन कौन सा वर्ण आता है, तो जितना भी वर्ग है आपका पांचों वर्ग के बारे में जो हमने बात किया उसका आपका प्रथम वर्ग और आपका दूसरा वर्ग ये आपका अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे तीनों जो स है, ठीक है, पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो स है इनमें से कोई भी उठा लेके पूछा जा सकता है कि ये जो है वो आपका कौन सा वर्ण है, सघोष वर्ण है या फिर अघोष वर्ण है, तो ये आपका अघोष वर्ण है, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे वर्णों का वर्गीकरण जो कि घोषत्व के आधार पर है, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे कंपन के आधार पर, ठीक है, स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर। ओके, तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमने तो बात कर लिया वर्णों के बारे में और वर्णों के क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कि क्योंकि ये भी जो है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो दोस्तों देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसे कैसे आप लोग याद कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए 12 पॉइंट यहाँ पे बनता है आपका, ठीक है, उच्चारण स्थान के ऊपर जो है वो आपका 12 पॉइंट बनता है और इसे आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। 12 पॉइंट कौन कौन सा है, पहला आपका है कंठ, दूसरा आपका है तालु, तीसरा आपका है मूर्धा, चौथा है आपका दंत, पांचवा है आपका ओष्ठ, छठा है आपका नासिका, सातवां आपका कंठ प्लस तालु, आठवां कंठ प्लस ओष्ठ, नौवां दंत प्लस ओष्ठ, 10वां आपका दंतमूल जिसको वत्सरी के नाम से भी जाना जाता है,
11वां आपका जिह्वा मूलक वर्ण और आपका 12वां जो है वो अलिजिह्वा यानी कि काकली वर्ण। तो ये 12 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। और अगर इस 12 पॉइंट को आप याद कर लेते हो तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो कभी भी नहीं होगा उच्चारण स्थान के ऊपर, ठीक है। और इसका यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे आज, ठीक है, कि कैसे आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग कंठवर्ण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। कंठवर्ण में आपका कौन कौन सा वर्ण आता है, ओके। तो देखिए अ हो गया, अ अमेकर आ, ये जो स्वर वर्ण है। उसके अलावा आपका कवर्ग जो वर्ण है, ठीक है, कवर्ग यानी कि क ख ग घ अंगा, ठीक है, ये आपका। इसके अलावा आपका विसर्ग और ह, इतना जो है, ठीक है, ये आपका कंठ से उच्चारण होता है। यहाँ पे जितने भी वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं इनका उच्चारण स्थान जो है वो आपका कंठ है। दूसरा ये है आपका तालु। तालु से आपका हर्षई दुर्घई यानी कि ई। उसके बाद चवर्ग वाले जितने भी वर्ण थे, उसके अलावा यहाँ पे य और स, इसका भी उच्चारण स्थान आपका तालु है, राइट। मूर्धा, मूर्धा के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि मूर्धा जो है री हो गया आपका। मूर्धा में इतना जो है वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है, री हो गया। उसके अलावा टवर्ग जो वर्ग है टवर्ग, ठीक है, उसका उच्चारण स्थान। उसके अलावा यहाँ पे र और स, इसका भी उच्चारण स्थान आपका मूर्धा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका दंत। दंत के अंतर्गत कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप। दंत के अंतर्गत जो है वो आपका तवर्ग वर्ग हो गया, तवर्ग, ठीक है। उसके अलावा आपका एक इस तरह का ल होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ल हलंत और स, इनका जो है उच्चारण स्थान आपका दंत है, राइट। पांचवा है आपका ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओष्ठ के अंतर्गत जो है वो इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। इसे आप लोग को याद करना है, ठीक है। उ हो गया उ। उसके बाद पवर्ग वर्ग जितने भी आपके हो गए पवर्ग वाले पाँचों, इसमें 5 आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे बस इतना ही, ठीक है। इसमें आपका 5 हो गया और 2 आपका ये 7 वर्णों का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ है यानी कि ओठ है। नासिका यानी कि मुंह और नाक, जिसका उच्चारण आपका मुंह और नाक से हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो जितने भी कह सकते हैं कि वर्ग है उनका यहाँ पे जो है वो 5वां जो अंत वाला जो लेटर है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान है, ओके। अब देखिए कंठ और तालु। कंठ और तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ए आय ओ आओ, उसके बाद व, इनका उच्चारण स्थान आपका जो है वो ये सब है। ये तीनों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 10वां है आपका दंतमूल और वत्सरी। जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण ऊपर वाले मसूड़े के कठोरतम भाग से होते हैं, ठीक है, जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण ऊपर वाले मसूड़े के कठोरतम भाग से होते हैं वे आपका यहाँ पे जो है वो दंतमूल के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पे जो वर्ण है, ठीक है, ये सब फारसी वर्ण है, अरबी फारसी वर्ण। हिंदी में इसका उपयोग जो है वो बहुत कम किया जाता है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा दे दे फ और नीचे एक बिंदु दे दे और पूछा जाए कि कौन सा इसका उच्चारण स्थान है तो दंतमूल। उसी तरह है जिह्वा मूलक। तो जिन अरबी फारसी को वर्णों का उच्चारण जिह्वा के पीछे के भाग से होता है उसे हम लोग जिह्वा मूलक वर्ण कहते हैं। और इसका उपयोग भी आपका हिंदी में बहुत कम किया जाता है। जैसे कि क हो गया, इसके नीचे अगर बिंदु दे दें और पूछा जाए कि इसका जो है उच्चारण स्थान कहाँ है। ख हो गया, इसके नीचे बिंदु दे दें, पूछा जाए कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो आपको जिह्वा मूलक यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों काकली वर्ण, जिसका दूसरा नाम है अलिजिह्वा, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुला रहता है तथा वायु कंठ को खोलकर झटके से बाहर आती है उसे हम लोग यहाँ पे काकली वर्ण या फिर अलिजिह्वा वर्ण कहते हैं। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछा जाएगा कि ह का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ये एक काकली वर्ण है, ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और अलिजिह्वा, ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थान है वो आपका है अलिजिह्वा कह सकते हो, राइट। और कौन कौन सी चीज़ें आपको वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ना है दोस्तों। भले ही आपका क्लास जो है वो आज का थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट जो है वर्ण के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर किसे कहते हैं, तो देखिए जितने भी वर्ग के वर्ण हैं, ठीक है, उनका जो अंतिम वाला अक्षर है वो आपका पंचमा अक्षर कहलाता है। ये अपने वर्ग के 5वें अक्षर होने के कारण पंचमा अक्षर कहे जाते हैं,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक ट्रिक के बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सकता है इस ट्रिक से, KTM 2, इस ट्रिक से आप थोड़ा सा जानकारी रख सकते हो। KTM 2, ठीक है। के से दोस्तों कंठ, टी से तालु, म से मूर्धा, डी से दंत और ओ से आपका ओष्ठ हो जाएगा। अब देखिए कंठ, जैसे मैंने आपको बताया क से कंठ, ठीक है, तो कंठ में आपका कवर्ग हो जाएगा, कवर्ग, और कवर्ग में आपका पांचों वर्ण आपको यहाँ पे पता हो जाएगा, याद रह जाएगा, ठीक है। उसी तरह टी से आपका तवर्ग हो जाएगा, टी से आपका तालु हो जाएगा और तालु के अंतर्गत आपका तवर्ग वाले वर्ण हो जाएंगे। उसी तरह आपका एम से जो है वो आपका एम से क्या हो जाएगा, मूर्धा, और मूर्धा में आपका टवर्ग वाले हो जाएंगे। ये सब तो आपका कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक वे में तो रहता ही है कि कवर्ग हो गया, उसके बाद आपका चवर्ग हो गया, उसके बाद आपका यहाँ पे टवर्ग हो गया, उसके बाद तवर्ग हो गया, उसके बाद पवर्ग हो गया। ये सब तो आपका सीरीज वाइज जो रहते ही हैं, तो इसीलिए आपको इसका जो है वो ट्रिक याद रख लेना है, KTM 2, ठीक है, KTM 2, इतना चीज़ यहाँ इधर से याद रख लीजिएगा, और इधर से तो आपको पता ही होगा, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो यहाँ में से जो है वो 25 वर्ण आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे इस ट्रिक के मदद से, राइट। तो इतना चीज़ें ये जो है वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्प करने वाला है, ओके। अब हम लोग दोस्तों जानते हैं कि अक्षर के बारे में, ठीक है, अक्षर के बारे में भी हम लोग इसी क्लास में जान लेते हैं, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है वो अलग से क्लास नहीं करेंगे। दोस्तों अक्षर किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनियों का वह समूह जिसका उच्चारण एक झटके से होता है, ठीक है, एक या एक से अधिक ध्वनियों का वह समूह जिसका उच्चारण जो है वो एक झटके से होता है, उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें राम, राम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 अक्षर है, और यहाँ पे 4 जो है वो वर्ण है। देखिए राम है, तो राम में अगर कितने अक्षर पूछा जाए तो यहाँ पे देखिए रा प्लस मा, 1 अक्षर 2 अक्षर, ये आपका अक्षर हो गया। वहीं आपको पूछा जाएगा कि राम में कितना वर्ण है, तो देखिए र में आपका रा हो गया, इस रा को भी आपको तोड़ना होगा, र प्लस आ, ठीक है। तो जिसको जितना आप लोग तोड़ सकते हो, वर्ण में बदल सकते हो, यहाँ पे उसको हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि राम में जो है वो 4 वर्ण होता है, ठीक है। रा को यहाँ पे 2 भागों में तोड़ा गया, फिर म को यहाँ पे 2 भागों में तोड़ा गया, ठीक है। तो ये आपका राम हो गया। तो वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल रही होगी कि राम में आपका 2 अक्षर है और 4 वर्ण है, राइट। अब अक्षर के कितने प्रकार होते हैं, तो अक्षर के जो है वो 2 प्रकार होते हैं, ओके। पहला होता है आपका बुद्धाक्षर और दूसरा आपका होता है मुक्ताक्षर। बुद्धाक्षर किसे कहते हैं, तो इसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। वैसा वर्ण जिसकी अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है उसे हम लोग बुद्धाक्षर कहते हैं, जैसे कि नाम, हल, चल आदि। मुक्ताक्षर किसे कहते हैं, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर वर्ण होती है। वैसा वर्ण जिसकी अंतिम ध्वनि स्वर वर्ण होती है उसे हम लोग मुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हो। और जो लास्ट यहाँ पे एक पॉइंट है, ये बच गया आपका बालाघात, ठीक है, बालाघात जिसे हम लोग कहते हैं किसी शब्द का उच्चारण करते समय खास खास अक्षर पर स्वर का धक्का लगता है, उसे हम लोग बलाघात कहते हैं। बलाघात किसे कहते हैं, तो किसी शब्द का उच्चारण करते समय खास खास अक्षर पर स्वर को धक्का लगता है, उसे हम लोग बलाघात कहते हैं। जैसे इंद्र, विष्णु, निसंदेह। अब इन शब्दों में उच्चारण स्पष्ट करने के लिए क्रमशः ई, विष्णु में वी और निसंदेह में नी पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, अतः इन्हीं वर्णों पर आपका बलाघात माना जाएगा। तो ये आपका बलाघात के बारे में हो गया, और ये आपका लास्ट टॉपिक है वर्ण विचार का, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है वो हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखे आज के इस क्लास में। सबसे पहले तो हम लोग सीखे कि वर्ण विचार के बारे में, वर्णों का वर्गीकरण के बारे में, ठीक है, कि आपका लेखन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। उसके अलावा आपका यहाँ पे उच्चारण के स्थान पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि घोषत्व के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। एंड नेक्स्ट जो हम लोगों ने जाना वो हम लोगों ने जाना कि उच्चारण स्थान, ठीक है, यानी कि वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में, ओके। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि अक्षर के बारे में, पंचमाक्षर के बारे में जाना। उसके अलावा यहाँ पे अक्षर के बारे में जाना, अक्षर के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जाना। तो ये जो है क्लास आपका कंप्लीट वर्ण विचार था, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कंप्लीट वर्ण विचार के बारे में जाना।
अगर वर्ण विचार से आपका कोई भी प्रश्न बनेगा तो इस क्लास से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप इस क्लास का नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, अपने ड्राइव में जो है फ़ोन में सेव करके रख लेना, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे और अगर आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है, तो जितना मैंने आपको बताया उतना में से ही आपका प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। और ये मैं केवल बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ जहाँ से आपका वर्ण विचार से प्रश्न बनता है। तो इस क्लास को आप लोग जो है वो सेव कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से जो है वो इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि क्लास आपको पसंद आया होगा, सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को कंटिन्यू करने के लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब जो है वो डेली क्लासेस होगी झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है वो डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।